मैं अच्छे खाते पीते घर का था। हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी। मेरा परिवार मेरी बहन, मम्मी और पापा थे। पापा की अपने कपड़ों की छोटी मोटी दुकान थी। मैं फैमिली में बड़े ना होने की वजह से हमारा खुशहाल परिवार था। पापा और मम्मी हम दोनों से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि हम ही उनकी पूरी दुनिया थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया था, यहाँ तक कि तो सब ठीक ठाक था, लेकिन मेरी आदतें बहुत खराब हो रही थी। वजह शायद मेरे दोस्त थे, जो क्योंकि मुझसे भी ज्यादा अमीर थे, हर बार वक्त कोई ना कोई घटिया हरकत करते रहते थे। पहले पहले तो मुझे यह सब बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। कभी कभी मम्मी पापा ने कोई भी ऐसा नसीहत नहीं दी कि कोई बदनामी ना करना और दिल लगाकर पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना। इस तरह हमें खुली छूट मिल गई और मम्मी हमेशा मुझे पापा से बचा लेती थी और मेरे लिए पूरी दुनिया में लड़ने को तैयार थी। उनकी अगर कोई कह देता कि तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है तो उस पर बरस पड़ती थी। इस तरह मैं समझ गया कि माँ के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह मैं खुलकर बदतमीजी करने पर उतर आया। मुझे जिन दोस्तों से चिढ़ थी वह बहुत बुरी आदतें करते थे। मैं उनके साथ बैठता था और वहाँ जो मुझे चिढ़ाता था वह सब मुझे हर बात कहते थे जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। अब मुझे वह बातें बुरी कहाँ लगती थी, अब तो मेरा उनके बगैर दिल भी नहीं लगता था। यूँ मैं अब बहुत बुरा होता हो गया और पापा के बदहल में फंस गया कि एक बार हमारे स्कूल में पार्टी थी। इस पार्टी में यूनिफॉर्म नहीं बल्कि घर के नए कपड़े पहनकर जाना था, खाना पान अपनी तरफ से लेकर आना था और मोबाइल कैमरा वगैरह भी लाना था। फिर वह दिन भी आ गया था कि स्कूल हर तरफ जैसे रंग ही रंग बिखरे हुए थे। रमन और चमन दोनों अपने कैमरे लाए हुए थे और हम सब एक जगह छुपकर लड़कियों की फोटो बनाने लगे। किसी लड़की ने हमें देख लिया और हमारे क्लास टीचर को बता दिया, जिसे हमें बहुत डांट पड़ी। फिर कुछ दिन बाद हमारे क्लास में प्रोफेसर साहब आए जो हमें साइंस पढ़ाते हैं। उन्हें भी वह बात पता चली गई थी और फिर वह बहुत शांत स्वभाव के समझाने लगे। वह बात बहुत बुरी है, लेकिन हम बिल्कुल निडर होकर बैठे थे। तब सर बोले, देखो बेटा, अभी तुम लोगों को हमारी बातें गलत लगती है, जब तुम लोगों पर गुजरेगी तो तब तुम्हें पता चलेगा। अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करे तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। फिर अमन ने खड़े होकर कहा, सर मेरी तो बहन ही नहीं है। अमन तो सर के कहने पर बड़ी तेज ठहाके मारकर मुस्कुराने लगा। क्या होता है, देखो बेटा, यह मत समझना कि तुम किसी की बहन को साथ बदतमीजी करोगे तो तुम्हारी बहन सेफ रहेगी। नहीं, यह कुदरत का इंसाफ है। जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी बहन के साथ भी जरूर बुरा होगा और फिर देखना तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी को तूफान खड़ा कर देगी। लेकिन हमने इनकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में बिजी होकर अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा। फिर क्या था, अब हम बुरा काम करने लगे थे। लड़की को देखते उसमें दोस्ती करते, फिर प्यार उसको मीठी बातें करते और होटल के कमरे में ले जाके आते जिसमें अमन और चमन की बंटी पहले से ही होते और उस पर भूखे भेड़ियों की तरह बढ़ जाते। इतनी भी चीखती चिल्लाती, लेकिन उनकी चीखें कमरे में दबक कर रह जाती और हम लोग मिलकर एंजॉय करते। एक दिन मैं किसी लड़की की इज्जत को उड़ाकर घर पहुंचा तो घर में एक भोली भाली मासूम लड़की को देखा। उसने पहले ही मैं उससे कुछ पूछता, मम्मी ने उस लड़की से कहा, जाओ नताशा बेटी, है तुम्हारा बड़ा भाई है रंजीत। वह मासूम सी भोली भाली हसीना मुस्कुराती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, नमस्ते भैया। उसने सर पर झुकाया था ताकि मैं उसके सर पर हाथ रखूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसको जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया। उससे कोई खास नोटिस नहीं किया और शर्मिंदी हुई मुस्कुराती हुई थोड़ी दूर हो गई। तभी मम्मी बोली, बेटा यह नताशा अब हमारे साथ घर में रहेगी, अभी भी तुम अपनी छोटी बहन महक की तरह समझना, मम्मी ने कहा। और नताशा, यह आज से तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम भी मेरी तरह इस पर अपना हक जताना, महक ने मुस्कुराते हुए कहा था। नताशा देखने में तो भोली भाली लड़की लगती थी, लेकिन वह गजब की खूबसूरत और हसीन थी। नताशा मेरी मम्मी की सहेली की बेटी थी। उसकी माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, इसका मतलब वह बिल्कुल अनाथ थी। नताशा के दो भाई थे। उसके माँ बाप की कार
एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। दोनों भाई भी शादीशुदा थे और वह उसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे। ये दोनों भाई अपनी पत्नी में मस्त रहते थे। उसकी भाभियां उससे बहुत बदतमीजी आए दिन उससे झगड़ा करती थी, इसलिए वह मम्मी के साथ आ गई थी। मम्मी तो वैसे भी बहुत दयालु थी, सब सुबह उससे खुशी से साथ ले आई थी और ये मासूम सी भोली भाली नताशा बेफिक्र होकर उसे अपना घर संभालने लगी थी। नताशा को जो काम बताया जाता डट कर वह काम करने लग जाती थी और वह मेरे काम तो बहुत सी शौक से करती थी। एक दिन मैंने उसे कपड़े प्रेस करने को कहा था तो उसने अपने बालों को कंघा करते हुए छोड़कर मेरे कमरे में आ गई। अजीत रंजीत भाई कौन से कपड़े प्रेस करने हैं, उनमें से मासूमियत से छुपा था और मेरा अंदर इधर तो अलग ही धीरे धीरे अलग लगने लगा था। वो सफेद वाला कर दो। नहीं रंजीत भाई, आज आप ये वाले कपड़े पहने देखो कितने प्यारे लगे। उसने इतने सारे कपड़े दिखाए हुए थे और मैंने उसे जोर से अपने गले से लगा लिए। उसने पहले कि मैं कोई और शरारत करता उसने अपने कदम पीछे कर लिए और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने हैरानी से पूछा था, कुछ नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि मुझे इतना प्यार तो कभी मेरे सगे भाई ने भी नहीं किया करते जितना आप करते हैं। उन्हें अपने आंसू साफ करते हुए बाहर निकल गए और मैं शैतानी सी हंसी हंसता हुआ उसे देखता रह गया और सोचता रहा कि नताशा के गाल कितने नरम और वह भी एकदम नरम और फ्रेश फ्रेश। सोचकर मैं हंसने लगा। मुझे बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे और मैं भी नहीं सोच सका कि वह भोली भाली लड़की मुझे भाई मानती है और वह तो इतनी मासूम है। वह समझती है कि मैं भाई होने के नाते उसे गले लगाता हूँ। फिर वह कुछ दिन बाद घर वालों को मोहल्ले में किसी शादी में जाना था। नताशा ने जाने से मना कर दिया। मैंने भी मौका देखकर शादी में न जाने से मना कर दिया। इतना अच्छा मौका फिर नहीं आ सकता। सारे घर वाले जा चुके थे तो मैं नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। मैं कुछ देर पानी बहाता रहा। फिर मैंने नताशा को आवाज दी कि वह समझी कि शायद मेरे कपड़े मांग रहा। वह पहले भी अक्सर मुझे कपड़े देने आया करती थी। वह कपड़े लेकर आई तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। भैया क्या कर रहे हैं, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, मेरी कलाई छोड़ दे। उसने दीवार का सहारा लिया और कपड़े मुझे देकर वापस अंदर चली गई। मैंने अपने टॉवल लपेट और फिर बाहर निकला आया। नताशा अंदर अपने कपड़े बदल रही थी। मैंने अंदर का आग पूरी तरह उबल रहा था। मैं उसके कमरे के अंदर आ गया। नताशा ने जल्दी से हड़बड़ाकर अपना दुपट्टा आगे किया और कहने लगी, सॉरी भैया, मैंने कुंडी नहीं लगाई, आप बाहर जाए, मैं अभी आती हूँ। उसके चेहरे पर घबराहट हो रही थी। मैं आगे उसके पास चला गया तो कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं भैया, बहनों से भाई ऐसा मजाक नहीं करते क्या। रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन मैं बेपर्दा आगे बढ़ा। प्लीज मुझे अपने करीब आने दो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते को खराब नहीं कर सकते। अपना कदम पीछे हटाती रही। नताशा या किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं एकदम आगे बढ़ा और उसको पकड़ लिया। मुझे छोड़े, भगवान के लिए मुझे छोड़े। रंजीत भाई छोड़ दे, भगवान की कसम, तुम्हारी भी बहन है। ए भगवान, वो रोते रही लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। फिर उसे इसी हालत में छोड़कर बाहर निकल गया। सब लोग शादी से वापस लौटे तो उसे इस हालत में देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। मम्मी ने भागकर उसे कपड़ों से ढका और यूं उसे गले लगाकर रोने लगी। मम्मी ने उससे पूछा तो उसने मेरा नाम लिया और मैं सौंफ मुकर गया। मैंने कहा कि जब आप लोग गए थे तो मैं घर में से चला गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने एक आदमी को घर से बाहर जाते हुए देखा। जब नताशा ने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी बड़ी माँ बड़े गुस्से में आ गई और उसे बुरा भला कहने लगी। मैंने तुझे घर में जगह दी तो तू मेरे ही बेटे को फंसाना चाहा। काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम कितनी बुरी लड़की हो। उसे पहले तो मुझे भाई ने भी निकाल दिया और वह रोती रही, सफाई देती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। मैं एक कोने में खड़ा उसे देखता रहा और मुस्कुराता रहा, यहाँ तक कि मम्मी ने उसे घर से भी निकाल दिया। तभी मैं बाहर निकल आया। देखो नताशा, मैंने कहा ना किसी को मत बताना। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। अब कहाँ जाओगी? अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें उस घर में वापस ले जा सकता हूँ। मैंने घटियापन की हद पार कर दी थी। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहा, घटिया इंसान, तूने मेरी इज्जत से खेला है। देखना कल मेरा बदला कोई तुमसे जरूर लेगा। इस दुनिया में किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया।
लेकिन ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। यह कहकर मैं रोती रही चली गई। उसके बाद वह अपने भाई के घर गई। कैसी गई मुझे नहीं पता, लेकिन वहां भी उसकी कहानी सुनने के बाद भाइयों ने उसी ही गलत कहा, उस पर ही इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। हर दरवाजा खटखटाया जिसको वह जानती थी, लेकिन सबने उसे बाहर कर दिया। वह पागलों की तरह गली गली इधर डगर डगर भटकती रही। कहीं उसने कुछ मर्दों को खड़ा देखा और अंधाधुंध भागने लगी। रंजीत के बाद उसका हर रिश्ते में उसका विश्वास उठ चुका था। वह समझी कि वह आदमी भी उसका जिस्म नोचने के लिए खड़े हैं। वे भागते भागते किसी चीज से टकराई और उतरकर सड़क पर जा गिरी। वहां से आते ट्रक ने उसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी। उसके मरने के बाद उसका किस्सा दबकर रह गया। किसी ने मुझ पर केस नहीं किया और तो और किसी ने यह भी नहीं देखा कि वह मासूम लड़की किस चीज से टकराई थी। वह मेरी बाइक थी और वह भी मैंने जानबूझकर किया, कोई मुझ पर केस ना कर सके। मैंने उस लड़की का रेप किया और फिर मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली तब मैंने सुकून की सांस ली और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अब हमारे जीवन में नताशा की कोई बात नहीं होती और लगता था कि वह कभी हमारे घर का हिस्सा हुई नहीं थी। पापा और मम्मी अपने कामों में बिजी हो गए और मैं अपने कामों को फिर से करने लगा। इस किस्से को गुजरे साल हो गए थे। एक दिन अंकित नताशा का बारिश के मिलने आ गया। हम सब हैरान हुए कि उन्हें नताशा के बारे में मालूम ही नहीं था, जबकि नताशा अपने ही घर में भी नहीं गई थी। मम्मी ने उसे सारा किस्सा बताया। वो एकदम गुस्से में आ गया, लेकिन मम्मी ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अंकित घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी मीना को अपने पास बुलाया और उसे नताशा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह यहाँ नहीं आई थी। अंकित ने उसे डांटा तो उसने सब कुछ बता दिया कि उसने उसे अपने घर में ही नहीं आने दिया। अंकित अपनी पत्नी से बहुत नाराज था, क्योंकि अब क्या फायदा था। अब वह समय तो इस दुनिया में से जा चुकी थी। वह कभी बदनामी से फिर ऐसे ही 5 साल बीत गए और अब मेरी बहन महक की जवान हो चुकी थी। कुछ ही साल में मेरी बहन का रिश्ता आया, जो कि हर तरह से अच्छा था। मम्मी ने झट से हाँ कर दी और फिर रोज शॉपिंग करने लगी। महक का सारा दहेज इकट्ठा हो चुका था। मैं भी बहुत खुश था और होता भी क्यों ना होता, आखिर मेरी बहन की शादी थी। और जहाँ तक नताशा का किस्सा था, उसे तो मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि मैंने तो नताशा जैसी कई लड़कियों के साथ को जाड़ा था। इस बात का कोई एहसास भी नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी वही होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तो मेरी बहन की शादी भी हो रही थी। यह सोचकर ही मैं बहुत सुकून से था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे देर है और अंधेर नहीं। इस तरह महक को जल्दी की रस्म में घर में बिठा दिया गया और मम्मी और पापा फर्नीचर का सामान देखने चले गए। मैं महक के पास आया और कहा कि तुम खाना मत बनाओ, मैं होटल से लेकर आता हूँ। मैं मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। होटल हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए खाना लेते हुए मुझे कुछ देर हो गई। मैंने खाना लेकर वापस आया तो मैंने अपने कमरे के सामने लोगों को भीड़ देखा, जिन्होंने हाथों में मोबाइल ले रखे थे। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। आंगन में मेरी बहन बिना कपड़ों की पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जिस तरह मैंने नताशा को छोड़कर गया था। मैं कांप रहा रह गया और लोग खड़े उसकी तस्वीर बना रहे थे। मैंने जल्दी से उसे उठाया और कमरे में ले गया। मम्मी पापा भी आ गए। वह सब देख कर रोने लगे। नताशा याद आने लगी थी जो मुझे भैया कहती थी। वह लड़की की याद आने लगी जो मुझे बहन का वास्ता देती थी। आज मुझे पता चला कि जब अपनी बहन के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगता है। मैंने पूछा कि किसने किया। एक आदमी ने कहा, चमन ने। मैं बहुत गुस्से में उसके घर की तरफ दौड़ा हुआ। वहाँ खाना खा रहा था। मैंने घर में घुसते हुए उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। उसी टाइम से मैं किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। वहाँ आकर मुझे पकड़ ले गई। उसके बाद मुझे अदालत में ले गया जिसमें मैंने अपने सारे अगले पिछले गुनाह कबूल किए। नताशा से मैंने जबरदस्ती की। मम्मी पापा अपना सीना थाम कर रह गए और अंकित और उसकी भाभी या शर्मिंदगी से जरे नहीं उठा पा रहे थे। मैंने सारे गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी। पूरे 11 महीने हो गए मुझे जेल में बैठे हुए। इन सब का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खत्म कर डाली। नताशा सही कहती थी, कुदरत
जरूर इंसाफ करेगा, वह ठीक कहती थी। आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया था। यह मेरी सजा है। जब मुझे पापा की सेवा करनी चाहिए तो मैं जेल में आ गया था। बटन की बहन की शादी, मेरे हुए कर्मों की वजह से शादी टूट गई थी। अगर मैं शादी के कर लेता और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारता, लेकिन अब क्या हो सकता था। नताशा यहाँ रोज मेरे सामने में आती थी और मुझे कहती थी, रंजीत तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और जब मुझे सजा मिली तो वह एक दिन मुस्कुराती हुई आई। देखा रंजीत, किसी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन भगवान ने इंसाफ कर दिया। देखो उसने कैसा इंतकाम लिया मेरा। इतने साल में रंजीत की माँ सिर्फ एक दो बार ही उससे मिलने आई थी। वह माँ ने जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, वह आज उसकी वजह से अपने खानदान से उससे कट कर रहने लगी थी। अब मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी तो मैंने महसूस किया था कि मुझसे माँ मिलने हुई इतनी शर्म महसूस कर रही थी कि मैंने मुझे जैसे बेटे को जन्म दिया। और दरअसल गलती मेरी ही थी। मैंने तुझे अगर शुरू से ही लड़कियों की इज्जत करना सिखाई होती तो आज यह नौबत ही नहीं आती। बहन एक जिंदा लाश बनकर रह गई है और यही हाल अब तेरे माँ बाप का भी है। गली में गुजरते हुए उनकी कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है ये तो वही जानते हैं। एक बात तय है, इंसान तो जब कुछ भी करे पर पहले बुराई करने से पहले अपना अंजाम भी अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है।